नमस्कार। गीता आईएएस में आपका ज़ोरदार स्वागत है। हमेशा ही होता है। तो हमने लगभग 6 क्लास कंप्लीट कर लिए, 6 से 7 लगभग। आज शायद 7वीं क्लास हो रही है। तो हमने क्या पढ़ा? पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? हमने सब्जेक्टिविटी पढ़ा, हमने ऑब्जेक्टिविटी पढ़ा, हमने सब्जेक्टिव वैल्यूज़ पढ़े, हमने ऑब्जेक्टिव वैल्यूज़ पढ़े। उसके बाद हमने डीओंटोलॉजी पढ़ा। अब हम उसके आगे टीलियोलॉजी पढ़ेंगे। आज के क्लास का एजेंडा क्या है? टीलियोलॉजी पढ़ना। ये क्या होते हैं? इसके साथ हम केसेस देखेंगे, बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस हुए हैं। और हम टीलियोलॉजी में क्या पढ़ेंगे? उद्देश्यवाद, कार्य तत्ववाद, परिणामवाद और गंतव्यवाद। आज का क्लास का एजेंडा यही है। इतना हम आज कंप्लीट करेंगे धीरे धीरे एग्जाम्पल्स के साथ और आसान भाषा में, आसान लैंग्वेज में, एकदम सिंपल लैंग्वेज में सारी चीज़ें समझ लेंगे। ठीक है। थोड़ा थोड़ा क्लासेस, एक एक घंटा या 45-40 मिनट के क्लासेस हो रहे हैं, ताकि धीरे 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 करके, थोड़े थोड़े करके आप समझते रहें, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। कोई लंबा क्लास जाएगा कोई बात नहीं, छोटे छोटे क्लासेस हैं तो आप आराम से एक बार में 2 3 4 देख सकते हैं। ठीक है। तो हम टीलियोलॉजी पढ़ने वाले हैं। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? हम ये पढ़ने जा रहे हैं। पहला, टीलियोलॉजी क्या होता है, इसका मतलब क्या है? पहले शब्दों को तोड़ते हैं। जैसे इसका एक ग्रीक वर्ड है टीलियोस। ठीक है। एक ग्रीक वर्ड है टीलियोस, ये रहा टीलियोस। इसका मतलब ये होता है उद्देश्य या अंतिम लक्ष्य। ठीक है। क्लियर हो रहा है दिमाग में? टीलियोलॉजी जो है टीलियोस से निकला है। ग्रीक वर्ड है, मतलब इसका उद्देश्य और अंतिम लक्ष्य है। ठीक है। अब टीलियोलॉजी का मूल भाव क्या है, मतलब क्या है टीलियोलॉजी का? ठीक है। टीलियोलॉजी कहता है कि जो हर चीज और कर्म का जो एक प्राकृतिक उद्देश्य और अंतिम लक्ष्य होता है। मतलब कोई चीज है जो आप कुछ कर रहे हैं, कोई कार्य कर रहे हैं, तो उसका कोई ना कोई एक उद्देश्य है। यही टीलियोलॉजी का मूल भाव है कि कोई ना कोई एक उद्देश्य जरूर है। कोई भी चीज हो, कोई काम हो, उसका उद्देश्य होता है। टीलियोलॉजी यही कहता है। ठीक है। अब टीलियोलॉजी बनता कैसे है? ये चार चीज़ों को मिला के टीलियोलॉजी बनते हैं। पहला, उद्देश्यवाद, ये हम पढ़ेंगे। कार्य तत्ववाद, कर्तव्यवाद नहीं, कार्य तत्ववाद। ठीक है। तीसरा है परिणामवाद, चौथा है गंतव्यवाद। ठीक है। तो इन चारों को जब आप कह सकते हो ना, एक गोले में भरेंगे, एक डिब्बे में, तो उस डिब्बे का नाम हो जाएगा टीलियोलॉजी। जब ये चारों को एक डिब्बे में भरेंगे तो उस डिब्बे का नाम हो जाएगा टीलियोलॉजी। ठीक है। इसीलिए हम इसमें बोलते हैं ना, टीलियोलॉजी को इन सब नामों से भी जाना जाता है। टीलियोलॉजी को व्यवहारिक जीवन में बोल देते हैं लोग कि इसको उद्देश्यवाद भी कहते हैं, इसको कार्य तत्ववाद भी कहते हैं, इसको परिणामवाद भी कहते हैं, इसको गंतव्यवाद भी कहते हैं, क्योंकि सबको मिला के ही टीलियोलॉजी बनता है। ठीक है। तो पहला एक केस हम शुरू करने जा रहे हैं, उद्देश्यवाद। ठीक है। हम उद्देश्यवाद पढ़ने जा रहे हैं। ये उद्देश्यवाद क्या होता है, एक लाइन पहले समझ लीजिए कि इसमें ये बोलता है उद्देश्यवाद कि आपका जो कार्य है वो सही है कि गलत, ये आपका उद्देश्य तय करेगा कि आपका उद्देश्य क्या था। ठीक है। आपका कार्य सही है या गलत, ये आपका उद्देश्य तय करेगा। उद्देश्य का मतलब यहाँ पे क्या है? इंटेंशन से है कि पर्पस क्या था आपका, इंटेंशन क्या था। मान लीजिए कोई गवर्नमेंट कोई स्कीम लाती है तो पूछा जाएगा ना कि किस पर्पस से लाए हो, तो बताएगा हम गरीबी हटाने के लिए लेकर आए हैं। तो कहेंगे हाँ ठीक है, तुम्हारा काम ठीक है। ठीक है। अगर ये बोला कि क्यों स्कीम ले के आए हो, क्यों स्कीम लेकर आया तुम लोगों ने ये, तो वो बोलेगा कि हम लोग गरीबों को हटाने के लिए कर आए हैं। तो कहेगा नहीं नहीं, तुम्हारा इंटेंशन ठीक नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे कहेंगे कि तुम्हारा काम ठीक नहीं है। तो आपकी नैतिकता आपके उद्देश्य से तय हो रही है। यहाँ पे काम जो है, काम सही है गलत है, वो आपके उद्देश्य से तय हो रही है। आपकी इंटेंशन क्या है, आपका पर्पस क्या है लाने का। ठीक है। तो एक केस पढ़ेंगे, एग्जाम्पल ले लेते हैं। उद्देश्यवाद समझ में आया? ठीक है। अब एक एग्जाम्पल लेंगे। एक केस है, केशवानंद भारती वर्सेस
स्टेट ऑफ केरला 1973 का केस है। ठीक है, इसमें जो आप पॉलिटी में पढ़ते रहते हो ना, बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन, ये इसी के आधार इसी में आया था। ठीक है, अब इस केस में सवाल क्या था? इसमें सवाल ये था कि क्या संसद संविधान में कुछ भी संशोधन कर सकती है? आई रिपीट, इसमें सवाल था कि क्या संसद संविधान में कुछ भी संशोधन कर सकती है, भले ही वो मौलिक अधिकारों को खत्म कर दे। कोई सवाल समझ में आया? सवाल यही था इसमें। ठीक है, ये केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरला 1973। ठीक, तो अगर अब यहाँ सवाल ये है कि हमको डीओंटोलॉजी और ये जो कर्तव्यवाद है टेलियोलॉजी, इसको साथ में लेके चलना पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे केशवानंद भारती का जो सवाल है इसमें केस में, संसद क्या संविधान में संशोधन कर सकती है, तो अगर हम रूल बेस्ड डीओंटोलॉजिकल तरीके से सोचें, ठीक है, तो संसद के पास संविधान संशोधन करने का अधिकार तो है, पावर तो है, तो वह कुछ भी कर सकती थी। ठीक है, ये डीओंटोलॉजिकल व्यू बोल रहा है, रूल बेस्ड। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उसने जो है उद्देश्यवाद पर फोकस किया, या कह सकते हैं टेलियोलॉजिकल रीजनिंग अपनाई। ठीक है, उसने देखा कि संविधान का मकसद उसका संविधान का मूल भाव क्या है, इंटेंशन क्या है संविधान का, तो लोकतंत्र, न्याय, स्वतंत्रता और समानता को कायम रखना, ये संविधान का इंटेंशन है, अंदर से मकसद है, उसका पर्पज है। संविधान का पर्पज यही है कि लोकतंत्र और न्याय और स्वतंत्रता को कायम रखा जाए, इक्वालिटी बनाई रखी जाए। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट देख रहा है टेलियोलॉजिकल रीजनिंग से। ठीक है, अगर डीओंटोलॉजिकल रीजनिंग पे बात की जाए तो ये यहाँ पे जो नियम होता है ना डीओंटोलॉजिकल में, नियमवाद, अगर उसको संसद के ऊपर अप्लाई कर दिया जाए तो जो है संसद सही मानी जाएगी कि हाँ संसद कर सकती है। लेकिन यहाँ पे इंटेंशन देखा जा रहा है, मकसद देखा जा रहा है क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि निर्णय लेती है, इस निर्णय में ये बोलती है कि संसद जो है संशोधन कर सकती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को नष्ट नहीं कर सकती। समझ में आया कि संशोधन कर सकती है, ठीक है आप कर लो संशोधन, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर गड़बड़ नहीं होना चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर में जो है डेमोक्रेसी, जस्टिस, फ्रीडम, इक्वालिटी, इन सबको रखा गया है। तो क्या है कि इन सबको नष्ट नहीं करना है। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा वो हम तय करेंगे, तो आप इसको नष्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ये था टेलियोलॉजिकल अप्रोच, मकसद देखा, पर्पस क्या था। ठीक है, तो ये केस का नाम नोट करते जाएंगे, केस का नाम नोट्स में नहीं है, नोट्स में सिंपल एग्जांपल्स हैं, नॉर्मल जो आपके आसपास चीज़ें होती हैं वो। ये मैंने अलग से केस का लिखा है, तो केस का नाम आप नोट कर लेना, पूरी चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं, बस केस का नाम लिख लो, केशवानंद भारती, और एक डायरी मेंटेन करते जाना साइड में। अभी जितनी भी क्लासेस होंगी एथिक्स की, पूरी कंप्लीट कराते कराते कम से कम 500 केसेस के नाम बताऊंगा। 500 केसेस ऐसे होंगे जो आपके डायरी में नोट होंगे। ठीक है, उनका मर्म, बैकग्राउंड क्या था, और इन्हीं सब चीज़ों से रिलेट करके, क्योंकि केशवानंद भारती के जब हम पॉलिटी में पढ़ते हैं तो पॉलिटी व्यू से पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं टेलियोलॉजी, डीओंटोलॉजी से रिलेट कर रहा हूँ, लिंक कर रहा हूँ इसको। ठीक, तो इसको साइड में नोट करते रहिएगा। तो ये समझ में आ गया, उद्देश्यवाद, मकसद, इंटेंशन पे फोकस करना है। अगर आपका कार्य जो है, आपका इंटेंशन ठीक नहीं है, आप किसी गलत मकसद से लेके आ रहे हैं कोई चीज़, तो आपका कार्य सही नहीं है, आपको नैतिक नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये है उद्देश्यवाद, टेलियोलॉजी में उद्देश्यवाद है। ठीक है, पर्पइज्म। अब एक और एग्जांपल लेंगे, केस है एक, इसी में दूसरा ले रहे हैं, दूसरा केस ले रहे हैं। ठीक है, एक है राइट टू प्राइवेसी, जस्टिस केस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2017 का केस है ये। मैं बोल रहा हूँ केसेस को ही लेके चलेंगे हम पूरा, क्योंकि ऑथेंटिक होता है, सुप्रीम कोर्ट के केसेस हैं, इसे रिलेट करके बताऊंगा तो आपके जो उत्तर जब लिखेंगे तो उसमें मौलिकता रहेगी। ठीक है, तो राइट टू प्राइवेसी, जस्टिस केस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017। ठीक है, इसमें हुआ क्या, सरकार ने क्या कहा, सरकार का पक्ष था
कि आधार लिंक करना ज़रूरी है क्योंकि यह वेलफेयर स्कीम और नेशनल सिक्योरिटी के लिए सही है। उसने बोला, सर गवर्नमेंट साइड से बोला जा रहा है कि हमें आधार को लिंक करना पड़ेगा, नहीं तो क्योंकि वेलफेयर स्कीम चलाना है, नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। तो यहाँ पे हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट ने टेलियोलॉजिकल अप्रोच लिया यहाँ पे, कहा ठीक है आप जो बोल रहे हो वो ठीक है, लेकिन हमें अपने तरीके से सोचना पड़ेगा। ठीक, उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन का उद्देश्य, मकसद इंडिविजुअल डिग्निटी और फ्रीडम को सुरक्षित रखना है। ठीक है, आई रिपीट, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन का मकसद, उद्देश्य यह है कि इंडिविजुअल डिग्निटी और फ्रीडम को सुरक्षित रखना है। ठीक है, तो इसलिए राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट्स माना गया है। समझ में आया, यहाँ टेलियोलॉजिकल अप्रोच लगाया उन्होंने सरकार का पक्ष नहीं लिया। वो सरकार तो अपना डिओन्टोलॉजिकल अप्रोच से बोल रही है कि हमें जो है वेलफेयर स्कीम चलाना है, नेशनल सिक्योरिटी देखना है, वो अपने नियम पे बात कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मकसद देख लिया उनका कि हमें मकसद भी देखना है, उद्देश्य देखना है आपका क्या है। तो उन्होंने कहा कि हमें संविधान का जो मूल उद्देश्य है, सिटीजन्स के राइट्स को सुरक्षित रखने का, हम उस पर फोकस करेंगे। ठीक है, समझ में आया। 2 केसेस के नाम लिए अभी मैंने, दोनों डायरी में नोट कर लीजिए। अब ये जो टेलियोलॉजी वर्ड था ना, ये अरस्तू ने लाया था, या कह सकते हैं अरस्तू की वजह से आया था टेलियोलॉजी वर्ड। ठीक है, तो अरस्तू कहता क्या था कि हर चीज का एक उद्देश्य होता है। ये टेलियोलॉजिकल अप्रोच से बात कर रहे हैं, टेलियोलॉजी जो है अरस्तू ने लाया था। ठीक है, कि हर चीज का एक उद्देश्य होता है, टेलियोज होता है। उदाहरण दिया उसने कि पेड़ का उद्देश्य है फल देना, और इंसान का उद्देश्य है खुशहाल जीवन जीना। उसने यूडोमोनिया वर्ड यूज किया। ठीक है, खुशहाल जीवन के लिए यूडोमोनिया वर्ड यूज किया था। नोट यूडोमोनिया वर्ड। ठीक है, समझ में आया। ये एक तरीके से उसका कथन था, उसको आपको टेलियोलॉजी समझाने के लिए कि टेलियोलॉजी का मूल भाव क्या है। ठीक है, ये अरस्तू का कहना था। 2 केसेस समझ में आए। अभी हम डीओन्टोलॉजी और टेलियोलॉजी को कंपेयर करेंगे समझने के लिए, क्योंकि पिछली क्लास में डीओन्टोलॉजी बहुत में समझाया था और उसमें केसेस भी बहुत बताए थे। इसमें भी 2 केसेस अभी तक आ चुके हैं। ठीक है, आपको कर्तव्यवाद, उद्देश्यवाद में बताया 2 केसेस कि मकसद देख रहा है, सारी चीज़ें मकसद तय कर रही है कि आपको मकसद कैसा था। मकसद सही हुआ तभी इसको सही माना जाएगा, नैतिक माना जाएगा, नहीं तो सब गलत है। अगर आपका मकसद ठीक नहीं, आप लाते तो हैं कि हम बोल रहे हैं कि हम वेलफेयर के लिए ला रहे हैं, हम ये सारी चीज़ें करेंगे, बेहतर करेंगे, लेकिन आपका मकसद ठीक नहीं है। अभी आप देख रहे हैं ना, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, कितने विवाद उठे हैं अभी। तो इसमें अगर इसको टेलियोलॉजी की नज़र से देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रही है अभी, क्या सरकार कह रही है कि हम तो जो है ठीक कर रहे हैं सारी चीज़ें, जो बाहर के लोग हैं उनको हटा रहे हैं, जो सही लोग हैं उनको रख रहे हैं, जो मर गए उनको हटा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहा है, 7 दस्तावेज मांगने थे, आप मांग रहे हैं 12, और सबको वोटर जो लिस्ट है उससे हटा रहे हैं। और वोटर लिस्ट से हटाने का मतलब, सीधा सा मतलब ये है कि प्रिएम्बल में जो राजनीतिक न्याय लिखा हुआ है, पॉलिटिकल जस्टिस, आप उससे हटा रहे हैं लोगों को। आप वोटर लिस्ट से हटने का मतलब केवल ये नहीं होता कि आप चुनाव में वोट नहीं कर सकते। उसका सीधा सा मतलब ये होता है कि आप चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि वोटर लिस्ट में नाम दर्ज होना जरूरी है आपको चुनाव लड़ने के लिए। ये टेलियोलॉजिकल अप्रोच था सुप्रीम कोर्ट का अभी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में। और कहीं भी पीपल्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एक्ट जो 1950 है, उसमें कहीं भी इंटेंसिव वर्ड का यूज नहीं किया गया है। कहीं भी स्पेशल रिवीजन है, इंटेंसिव वर्ड का यूज नहीं है कहीं भी। ये मैं ऊपर से बता रहा था आपको, लेकिन हाँ, मेन क्या है, डीओन्टोलॉजी और टेलियोलॉजी का डिफरेंस समझना है हमें। ठीक है, डीओन्टोलॉजी क्या बोलता है कि नैतिकता का निर्धारण, यानी एथिकल होना, कि आप एथिकल है कि नहीं है, इसका सत्यापन कैसे होगा। इसका सत्यापन इससे होगा कि आपने ड्यूटी और नियम को कितने निष्ठा से निभाया, चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो। आपको बोला, आपके लिए एक नियम बना दिया कि आपको इस ब्रिज से जाना है,
ठीक है। एक्स ब्रिज बनाया गया, मान लीजिए चिनाब ब्रिज बनाया गया। अब चिनाब ब्रिज से ही जाना है, आपको पता है कि अगर मैं चिनाब ब्रिज से जाऊंगा तो टूट जाएगा, लेकिन नियम बोल दिया गया कि आपको जाना पड़ेगा और आप ड्यूटी कर्तव्य आप चल दिए, पुल टूट गया और नुकसान हो गया। परिणाम परिणाम क्या हुआ? नुकसान हो गया। लेकिन आपको बोला जाए कि आप बहुत ज़्यादा कर्तव्यनिष्ठ नियमनिष्ठ थे, आप डिओंटोलॉजिकल थे, इसलिए आप एथिकल है। ठीक है। परिणाम कुछ भी हो, परिणाम पे फोकस ही नहीं करना है इनको। डिओंटोलॉजिकल जो अप्रोच है उस पर परिणाम पे फोकस ही नहीं करना, सही गलत क्या है उसे नहीं मतलब, हमें नियम मानना है बस। और टेलियोलॉजी क्या कहता है? रास्ता क्या, रास्ते से कोई लेना देना नहीं, रास्ता क्या अपना रहे हमें कोई मतलब नहीं, परिणाम सही आना चाहिए। नैतिकता का निर्धारण यानी आप एथिकल हैं, इसका सत्यापन इससे होगा कि आप कार्य का परिणाम और उद्देश्य कैसा था। रास्ता क्या अपनाएंगे उससे कोई लेना देना नहीं, उद्देश्य बढ़िया होना चाहिए आपका। ठीक है। दोनों में लूप दिख रहा है, एक बीच में थिन बन रहा है ना, एक गली बन जा रही है कि एक ये मान रहा है ये, और ये एक चीज़ साइड से ये मान रहा है, मतलब दोनों में कुछ ना कुछ एक कमी लग रही है। अच्छा ये होता दोनों बीच में रहते, दोनों को बोलते हैं ना कि साधन भी ठीक हो और साध्य भी ठीक होना चाहिए। एक कह रहा साध्य ठीक होना चाहिए, साधन कुछ भी हो, और एक कह रहा साधन ठीक होना चाहिए, साध्य कुछ भी हो। साधन साध्य का मतलब समझ में आ रहा है? साधन मतलब वो रास्ता, साध्य मतलब वो मंजिल। ठीक, समझ में आ गया होगा। डिओंटोलॉजी समझ में आया होगा, और टेलियोलॉजी का अप्रोच अंतर डिफरेंस समझाया था मैंने अभी कि डिओंटोलॉजी कहता है परिणाम ज्ञात मतलब चूल्हे में, और हमको सिर्फ ड्यूटी मानना है, ड्यूटी और नियम जो कहता है हमें वही करना है। टेलियोलॉजी क्या कहता है कि परिणाम सही होना चाहिए, उसके लिए रास्ता क्या अपनाते हैं उससे हमसे कोई लेना देना नहीं है, परिणाम सही होना चाहिए। ठीक है। तो मैंने शुरू में ही बताया था ना कि टेलियोलॉजी को और भी नामों से जाना जाता है, जैसे उद्देश्यवाद, कार्य तत्ववाद, परिणामवाद, गंतव्यवाद। तो उद्देश्यवाद हमारा हो गया, अभी कंप्लीट कर लिया हमने उद्देश्यवाद। अब हम पढ़ेंगे कार्य तत्ववाद। ठीक है। ये सब प्रशासनिक सेवा में आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें अभी जो कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं ना, उसको केस स्टडी में अप्लाई किया जाएगा। केस स्टडी में अप्लाई किया जाएगा, इसीलिए बीच बीच में मैं केसेस के नाम ले रहा हूँ और केसेस के बैकग्राउंड समझा रहा हूँ, और क्या मामला है इसमें, डिओंटोलॉजी कैसे आ रहा है, टेलियोलॉजी कैसे आ रहा है, पहले ही बता दे रहा हूँ, ताकि जब केस स्टडी पे हम काम करेंगे लगभग 1 महीने या 1.5 महीने बाद, तब उस समय ये सारे केसेस आप केस स्टडी सॉल्व करते वक्त ये सब अप्लाई करेंगे। ठीक है। इसीलिए केसेस का नाम बहुत सारे ले रहा हूँ, 500 से 600 केस बताऊंगा मैं, 500 से 600 केस बताऊंगा मैं, सर हुए हैं ऐसे। कार्य तत्ववाद समझते हैं, इसको नाम से समझ में आ रहा है, कार्य तत्ववाद, कार्य वर्ड आ रहा है इसमें। ठीक है। तो इसमें ये बताया गया है कि किसी कार्य के सही और गलत की परिभाषा उसके परिणाम से तय होती है। ठीक है। आपने कोई काम किया, उसका परिणाम क्या निकला, आपने कोई काम किया उसका परिणाम क्या निकला, इससे तय होगा कि काम सही था कि गलत। सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि उद्देश्यवाद में भी लगभग ऐसा ही बात हो रहा है, और कार्य तत्ववाद में भी लगभग ऐसा ही बात हो रहा है। वहां पे मकसद की बात हो रही थी, यहाँ पे कार्य की बात हो रही है। ठीक है। बहुत थिन लाइन है, समझना पड़ेगा आपको। ठीक है। इसका डिफरेंस मैंने नोट्स में लिखे हुए पूरे सबका, जो चारों अभी पढ़ाने वालों सबका डिफरेंस लिखा है, सिमिलैरिटीज क्या है, डिफरेंस क्या है, सब लिखा हुआ है उसमें। लेकिन यहाँ पे समझना पे फोकस करना है, लेक्चर जो है केवल समझने के लिए है, एक बार समझ लेना है। अब हम कार्य तत्ववाद पढ़े, नीचे वाला ये वाला हिस्सा, ये कार्य तत्ववाद ये पढ़ रहे हैं। ठीक है। यहाँ लेक्चर सिर्फ समझना है, समझने पे फोकस करना है, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर लेना है। ठीक है। आपका कार्य सही है कि गलत, वो आपके परिणाम पे तय होगा। आप पंखा ठीक करने निकल गए, काम करने निकल गए कि पंखा ठीक कर देंगे आज, पंखा ठीक करने गए, रेंचों की तरह पूरा पेचकस लेके खो दिया और काम खराब करके चले आए, तो क्या बोला जाएगा, आप काम खराब कर दिए पूरा। तो समझ में आया। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं फिर सर, एक केस है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978। केस का नाम नोट करेंगे, केस का नाम नोट्स में नहीं है,
केस नोट्स में केवल सिंपल एग्जांपल लिए गए जो आपके आसपास चीज़ें हो रही हैं उससे। केस का नाम अलग से आप नोट करेंगे, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978। नोट करते चलिए। बैकग्राउंड क्या था इस केस का? बैकग्राउंड क्या है? सरकार ने क्या किया, मेनका गांधी का जो है ना पासपोर्ट जब्त कर लिया। अब बिना कोई कारण बताए मेनका गांधी पूछ रही कारण बताओ कारण बताओ, तो सरकार कह रही है कि मैं नहीं बताऊंगा, हमें अपना पासपोर्ट दो बस। तो पासपोर्ट जब्त कर लेती है सरकार। तो सवाल उठता है कि क्या आर्टिकल 21 का उल्लंघन है ये? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को वायलेट कर रहा है ये। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कार्य तत्ववादी जो अप्रोच है ना उससे देखेंगे इसको, इस केस को। ठीक है, हम केस में एथिक्स को इंक्लूड कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं। पॉलिटी में ये सारी चीज़ें आप सीधा सीधा पढ़ते हैं कि ये केस है, ये हुआ, इसमें ये फैसला आया, सीधा पढ़ते हो आप। ये थोड़ा घुमा के टेढ़ा है लिंक किया जा रहा है इसको। ठीक है, तो कार्य तत्ववादी अप्रोच क्या है यहाँ पे? अगर केवल नियम देखे, मतलब डीओंटोलॉजिकल व्यू से देखें, ऐसे वर्ड्स बार बार मैं रिपीट करता रहूंगा, बोलता रहूंगा, और आपके नोट्स में भी बार बार रिपीट हुए हैं ताकि आपके दिमाग में एकदम फीड हो जाए, बार बार आपको रटना ना पड़े। तो अगर केवल नियम देखे तो कानून क्या कहता है? सरकार चाहे तो पासपोर्ट जब्त कर सकती है। ठीक है, गवर्नमेंट कर सकती है, ये डीओंटोलॉजिकल व्यू है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने परिणाम पर ध्यान दिया। आई रिपीट, सुप्रीम कोर्ट ने परिणाम पे फोकस किया कि अगर सरकार बिना कारण बताए पासपोर्ट जब्त कर सकती है तो नागरिकों की स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी। आई रिपीट, अगर सरकार बिना कारण बताए पासपोर्ट जब्त कर सकती है तो नागरिकों की स्वतंत्रता तो खतरे में पड़ जाएगी। इसका समाज पर नकारात्मक असर होगा। और संविधान का उद्देश्य क्या है? लिबर्टी, डिग्निटी, जस्टिस, ये सब तो व्यर्थ हो जाएंगे। तो इसलिए कोर्ट ने कार्य तत्ववादी रीजनिंग अपनाई वहां पे और कहा कि आर्टिकल 21 केवल शारीरिक जीवन तक सीमित नहीं है। ठीक है, आई रिपीट, सुप्रीम कोर्ट ने बोला आर्टिकल 21 केवल शारीरिक जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें स्वतंत्रता, गरिमा और यात्रा का अधिकार भी शामिल है। ठीक है, तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? या आसान भाषा में बोले तो इसका टीलियोलॉजिकल रिजल्ट क्या हुआ? इसका टीलियोलॉजिकल रिजल्ट यह हुआ कि इस केस में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और नेचुरल जस्टिस को भारतीय न्यायशास्त्र में मजबूती मिली। ठीक है, समझ में आया? सुप्रीम कोर्ट ने टेलियोलॉजिकल रीजनिंग से यह फैसला दिया कि आप नहीं कर सकते ऐसा बिना कारण बताए। आप जो है नेचुरल जस्टिस में आता है ना, ऑडी अल्टरम पार्टम, आप पढ़ते होंगे पॉलिटी में। पॉलिटी भी होगी इसी तरीके से, एग्जाम्पल ले लेके केसेस वगैरह सब टॉपिक पे बात किया जाएगा। 3-4 मेन जो कोर सब्जेक्ट है ना, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे। तो नेचुरल जस्टिस का वायलेशन है ये, इसलिए उन्होंने बोला कि आर्टिकल 21 केवल शारीरिक जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें स्वतंत्रता, गरिमा और यात्रा का अधिकार भी शामिल है। ये टेलियोलॉजिकल अप्रोच था उनका। ठीक है, समझ में आया? कार्य तत्ववाद समझ में आ गया कि आपका कार्य जो है सही गलत तब माना जाएगा जब आप उसका परिणाम ठीक होगा, परिणाम से तय होगा कि परिणाम कैसा था, उसके हिसाब से बताया जाएगा आपका कार्य ठीक है या नहीं। ठीक है, मेनका गांधी का केस समझ में आया? तो नतीजा इस केस में यह था कि सरकार के जो अधिकार सीमित है और नागरिकों की स्वतंत्रता सुरक्षित है। ये जो मेनका गांधी का केस है, ये कार्य तत्ववाद का बेहतरीन एग्जाम्पल है। आई रिपीट, मेनका गांधी का जो केस है ये कार्य तत्ववाद का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। ये आपके दिमाग में गन में लोड करके गोली दाग लीजिए, इसको चोट बन जानी चाहिए दिमाग में एकदम कि ये मेनका गांधी का केस तो भूलना ही नहीं है बिल्कुल मुझे,
केस भूल जाइए आप, लेकिन केस का नाम याद रखिए। मर्म पता होना चाहिए कि अच्छा ये कुछ पासपोर्ट से जुड़ा हुआ मामला था, यात्रा का अधिकार था, तो इससे जुड़ा हुआ कुछ है। तो यहाँ पे कानून की जो व्याख्या की गई, लॉ को जो उसका परिणाम था कि संविधान का उद्देश्य के आधार पर की गई, न कि केवल लिखे हुए नियमों पर, उसके उद्देश्य पे फोकस किया गया। अब हम पढ़ेंगे, कार्य तत्ववाद हो गया, उद्देश्यवाद हो गया। अब हम तीसरा पढ़ने जा रहे हैं, परिणामवाद। ठीक है, परिणामवाद, इसको यूटिलिटेरियनिज्म भी बोलते हैं। क्या? यूटिलिटेरियनिज्म भी बोलते हैं परिणामवाद। ठीक है, इसको क्या है, जेरेमी बेंथम और जॉन स्टुअर्ट की नैतिक सोच है ये जेरेमी बेंथम और जॉन स्टुअर्ट द्वारा से जुड़ा हुआ मामला है। इसका मूल सिद्धांत क्या है? परिणामवाद का मूल सिद्धांत क्या है? सही वही है, इसका मूल सिद्धांत बता रहा हूं कि ये कहता है कि सही वही है जिससे अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख मिले। क्या? अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख मिले। ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। सही वही है जिससे अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख मिले, यह कहता है परिणामवाद। ठीक है, ये इसका मूल सिद्धांत है। रिपीट कर दे रहा हूं, उसका मूल सिद्धांत यही है। ठीक है, यानी किसी भी निर्णय की नैतिकता, किसी भी निर्णय की नैतिकता इस बात पर निर्भर करती है कि उससे समाज को कितना फायदा और कितना नुकसान हुआ है। आई रिपीट, यानी किसी भी निर्णय की नैतिकता इस बात पर निर्भर करती है कि उससे समाज को कितना फायदा और कितना नुकसान हुआ है, ये परिणामवाद कहता है। ठीक है, एग्जाम्पल लेंगे। अगेन एक केस, ठीक है, एक केस, यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984। सबको पता होगा, सुना तो सभी ने होगा। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूं केस का नाम, यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984। ठीक है, इस पे एक मूवी भी बनी, सॉरी एक वेब सीरीज भी है, मस्ट वॉच वेब सीरीज है, देखना आप लोगों को देखना हो, टाइम निकाल के देख सकते हैं। वेब सीरीज का नाम है द रेलवे मैन। द रेलवे मैन, इसमें भोपाल गैस उस रात को क्या हुआ था ट्रेजेडी में, मतलब किस तरीके से लोग सरवाइव किए उस रात, उसमें दिखाया गया है। इसमें केस नहीं दिखाया गया है, लेकिन सर्वाइवल दिखाया गया है कि कैसे रात को वो बचने की कोशिश करते हैं उस जहरीली गैस से। ठीक है, द रेलवे मैन वेब सीरीज मस्ट वॉच, देख सकते हैं। बैकग्राउंड पे बात करते हैं, केस का नाम है यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1984, भोपाल गैस ट्रेजेडी। ठीक है, बैकग्राउंड क्या है, 1984 में जो यूनियन पेस्टिसाइड प्लांट्स से जो जहरीली गैस लीक हुई थी, मिथाइल आइसोसाइनाइड नाम था जहरीली गैस का, उससे हजारों लोग मर गए और लाखों लोग प्रभावित हुए इससे। तो यहाँ पे कानूनी सवाल था कि पीड़ितों को कितनी और कैसी क्षतिपूर्ति दी जाए, कंपनसेशन करने के लिए कितनी और कैसी क्षतिपूर्ति करें हम इनकी, क्योंकि बहुत मरे थे। तो यहाँ पे हम परिणामवादी दृष्टिकोण से देखेंगे। ठीक है, कि यहाँ पे अगर हम केवल रूल बेस से सोचा जाए, अगर केवल रूल बेस यानी डिओन्टोलॉजिकल अप्रोच से सोचा जाए, तो हर पीड़ित का अलग अलग मुकदमा चलता। ऐसा हो सकता है ना कि डिओन्टोलॉजिकल व्यू से देखे, अगर नियम से देखें तो हर व्यक्ति का क्षति हुआ है तो हर व्यक्ति को अलग अलग अपना केस, उनके अलग अलग केस देखा जाए। ठीक है, तो इससे क्या होता, सालों लग जाते, ज्यादातर गरीब पीड़ित न्याय से वंचित हो जाते जो पीड़ित है। तो यहाँ पे किया क्या सुप्रीम कोर्ट ने, यहाँ पे जो है परिणामवादी रीजनिंग अपनाई सुप्रीम कोर्ट ने। उन्होंने क्या किया, जल्दी सेटलमेंट हो ताकि अधिकतम पीड़ितों को त्वरित राहत मिल सके। मतलब बहुत जो लोग पीड़ित थे, जिनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, उनका सेटलमेंट करने के लिए जल्दी से जल्दी राहत मिल सके, उसके लिए परिणामवादी दृष्टिकोण अपनाया। और कोर्ट ने यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन को 470 मिलियन यूएस डॉलर, लगभग 750 करोड़ रुपए का मुआवजा देने का आदेश दे दिया,
कि आप 750 करोड़ रुपए मुआवजा दो। ठीक है, अगर हम फोकस करें कि यहाँ पे जो कंपनसेशन हुआ है शायद ये कंप्लीट जस्टिस नहीं था, हम ये कह सकते हैं कि ये कंप्लीट जस्टिस नहीं था, लेकिन इससे लाखों लोगों को तुरंत का तुरंत आर्थिक मदद मिल गई। 750 करोड़ का आर्थिक मदद तुरंत का तुरंत मिला उनको, लेकिन ये कंप्लीट जस्टिस नहीं था। लेकिन यहाँ पे जो परिणामवाद क्या कहता है कि अधिकतम लोगों को अधिकतम लाभ मिले, लेकिन ये सिद्धांत यहाँ अप्लाई हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत कहा कि आप 750 करोड़ रुपए मुआवजा दो तुरंत का तुरंत, ताबड़तोड़। ठीक है, तो यहाँ पे जो अधिकतम लोगों को अधिकतम लाभ तो हो गया ना, लेकिन कंप्लीट जस्टिस नहीं था। यहाँ पे भले ही व्यक्तिगत इंडिविजुअल जस्टिस कुछ हद तक अधूरा रह गया, लेकिन लगभग अधिकतम लोगों को तो मिल गया ये। तो हम मुझे समझाना था परिणामवाद, ये जो अभी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था इसमें ये इसी पॉइंट ऑफ व्यू से लिया गया था। ठीक है, केस का नाम याद रहेगा, वो जो कंपनसेशन वाला पैसे थे वो आपको मुआवजा की जो रकम थी वो याद रहेगी, तो दिमाग में बना रहेगा कि हाँ अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख इससे हुआ था। एग्जाम्पल से समझना है। तो जो परिणामवाद होता है ना, वो न्याय और नीति को उनके सामूहिक परिणाम से आंकता है। सामूहिक परिणाम, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, अधिकतम लोगों का अधिकतम लाभ, ये क्या है? अधिकतम लोग मतलब सामूहिक रूप से है, तो सामूहिक परिणाम पे फोकस कर रहा है ये। ठीक है, समझ में आया? परिणामवाद सामूहिक परिणाम पे फोकस करता है, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। लास्ट, अब हम पढ़ेंगे गंतव्यवाद, और हम गंतव्यवाद को तुलना करके पढ़ेंगे उद्देश्यवाद से। स्टार्टिंग में पढ़े थे ना हम लोग ने, उद्देश्य में इंटेंशन, इंटेंशन, तो हमें गंतव्यवाद और उद्देश्यवाद को तुलना करके पढ़ना पड़ेगा। क्यों तुलना करके पढ़ना पड़ेगा? क्योंकि लगभग सेम जैसे लगते हैं, सेम लगते हैं। बहुत थिन लाइन होती है इसको समझने के लिए, अगर आप वो थिन लाइन नहीं देख पाए तो आप दोनों को सेम समझ के गलत कर देंगे। गंतव्यवाद और उद्देश्यवाद दोनों अलग हैं। एक तरीके से कह सकते हैं कि अगर 1 किलोमीटर आपको चलना है तो 500 मीटर जो है गंतव्यवाद है, फिर उसी के आगे से 500 मीटर स्टार्ट हो जाता है उद्देश्यवाद। इसीलिए सब लोग टोटल 1 किलोमीटर देख के सीधे बोल देते हैं ये तो उद्देश्यवाद है। ऐसा नहीं होगा, दोनों में थिन लाइन है, वो रेखा आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं गंतव्यवाद। उद्देश्यवाद का जोर किस पे था? हमने स्टार्टिंग में बात की थी ना, उद्देश्यवाद का जोर था कि काम का उद्देश्य क्या है, इस पर था कि काम का उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है, इंटेंशन क्या है। ये उद्देश्यवाद था, यानी कि इंटेंशन क्या था, मकसद क्या था, इस पे फोकस करता है। बेसिकली यही समझाना था। ठीक है, अब गंतव्यवाद क्या करता है कि इसका जोर होता है कि उस काम का अंतिम गंतव्य यानी परिणाम क्या निकला। परिणाम क्या निकला? एक काम था, एक एक्स काम था, अब पूछा गया उसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, अब उसी काम का परिणाम क्या निकला। उद्देश्य क्या था, यहाँ पे उद्देश्यवाद आएगा, उसका परिणाम क्या निकला, यह है गंतव्यवाद। एक एग्जाम्पल लेंगे ताकि दिमाग खुल जाए। मान लीजिए सरकार कोई नया कानून बनाती है, ठीक है, और वो कहती है इसका उद्देश्य है गरीबी हटाने का। ठीक है, तो यहाँ गरीबी हटाने का उद्देश्य है, इंटेंशन है, मकसद है। तो मूल्यांकन उसकी नीयत से हुआ है, उसका मकसद क्या है कि गरीबी हटाओ, मूल्यांकन हुआ उसकी नीयत से। अब गंतव्यवाद इसी काम को, जो नया कानून बना है, तो उसको बोलेगा कि अगर यही कानून लाखों लोगों को गरीबी से निकाल दे, अगर यही कानून लाखों लोगों को गरीबी से निकाल दे, सच में कि हाँ गरीबी से निकल गए, उद्देश्य क्या था गरीबी से बाहर निकालना, अगर सच में इस कानून ने बहुत लोगों को गरीबी से बाहर निकाल दिया, तो ये गंतव्यवाद हो जाएगा। अंतर समझ में आया? एक पूछ रहा है कि आपका इंटेंशन क्या है इस स्कीम को लाने का, सरकार कहेगी हम गरीबी हटाएंगे, ये इंटेंशन है। ठीक, अब उसी स्कीम ने गरीबी हटा दी, सच में निकाल दी, गरीबी बहुतों को घटा दी, तो यहाँ क्या बोलेंगे कि ये गंतव्यवाद है। ठीक है, गंतव्यवाद परिणाम क्या निकला,
सच में गरीबी हटा दी, परिणाम ये है, तो ये गंतव्यवाद है। उद्देश्यवाद, इस स्कीम का उद्देश्य क्या था? गरीबी हटाना, ये उद्देश्यवाद है। अंतर समझ में आया दोनों का? मैंने बोला था ना कि 1 किलोमीटर का रास्ता है, हम 500 मीटर अगर उद्देश्यवाद है तो 500 मीटर गंतव्यवाद है, और हम पूरे 1 किलोमीटर के रोड को उद्देश्यवाद मान लेते हैं। अंतर है, 500 मीटर आप जाएंगे तो उद्देश्यवाद, 500 मीटर के बाद गंतव्यवाद। मतलब स्टार्टिंग में जो स्कीम बनी है, तो वो स्कीम किस उद्देश्य से आई है? उद्देश्यवाद। किस मकसद से लाया गया? उद्देश्यवाद। मकसद क्या था? गरीबी हटाना। सच में गरीबी हट गई, ये गंतव्यवाद है। परिणाम निकल गया कि गरीबी तो हटी गई यार, तो ये है गंतव्यवाद। ठीक है, समझ में आ गया? शुरू से एक बार ही रिकैप करेंगे, आज के लिए इतना ही है। ठीक है, मैं फिर से बोल दूं, पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिसको कुछ पूछना होगा डायरेक्ट व्हाट्सएप करेगा। ठीक है, खरीदने कैसे परचेस करना है वो, और कुछ और भी पूछना हो तो वो भी, ताकि एक ग्रुप बन के आपको लिंक कर दिया जाए कि कौन कौन जुड़े थे। ठीक है, क्या क्या पढ़ा हमने? टीलियोलॉजी पढ़ा। टीलियोलॉजी को कर्तव्य, उद्देश्यवाद, कर्तव्यवाद, परिणामवाद और गंतव्यवाद को मिलाकर जो है टीलियोलॉजी बनती है। मतलब टीलियोलॉजी एक डब्बा है, उसमें चार लोग को 4 बिस्कुट भरे हुए हैं, उनको मिला के हम बोल रहे हैं, उस डब्बे को बोल रहे हैं टीलियोलॉजी। ठीक है, उद्देश्यवाद में हमने केस पढ़ा, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। आई रिपीट, हमने ये केस पढ़ा। दूसरा केस पढ़ा राइट टू प्राइवेसी, जस्टिस केस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017। ये हमने उद्देश्यवाद में पढ़ा है। ठीक है, तुलना की हमने डिओन्टोलॉजी और टीलियोलॉजी को तुलना की हमने। फिर हमने कार्य तत्ववाद पढ़ा, उसमें हमने एक केस पढ़ा है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978। बैकग्राउंड पे बात की हमने, कार्य तत्ववादी दृष्टिकोण से कैसे फैसला दिया उस पर फोकस किया हमने। अब हमने पढ़ा कि परिणामवाद क्या होता है, जेरमी बेंथम, जॉन स्टुअर्ट की बात की हमने, इसके मूल सिद्धांत पे बात की हमने। एक केस पढ़ा यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984। और मैंने वेब सीरीज की भी बात की कि आपको वेब सीरीज जरूर देखनी चाहिए। ठीक है, तो इतनी सारी बातें हमने की। और फिर हमने गंतव्यवाद को कंपेयर करके पढ़ा, कंपैरिजन में पढ़ा कि अंतर समझ में आना चाहिए कि उद्देश्यवाद और गंतव्यवाद में अंतर क्या है। बहुत ही थिन लाइन होती है, लोग एक ही समझ बैठते हैं और गलती हो जाती है यहीं पे। आपको जाना रहता है पूर्व, आप चले जाते हैं पश्चिम। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग गीता IAS। थैंक यू।